नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है कहर। आइए चलिए शुरू करते हैं अपनी नई कहानी। भाई साहब, विमल टिटका आवाज़ की दिशा में घूमा। एक परेशान हाल बदहवासी होती उससे संबोधित थी। उम्र में वो 21 साल की जान पड़ती थी। उसका रंग गोरा था और नैन नक्श तीखे थे। वो फुटपाथ पर खड़ी थी और अपना बायां हाथ दाएं कंधे पर टिकाए बेचैनी से पहलू बदल रही थी। विमल और नीलम मार्केट में शॉपिंग के लिए आए थे। नन्हा सूरज घर पर मेड के हवाले था और अब वो वापस लौट रहे थे तो वो पुकार विमल के कान में पड़ी थी। हाँ, विमल बोला। भाई साहब, वो लड़का। विमल ने देखा कोई 10-12 गज परे एक पेड़ के नीचे एक लड़के की तरफ इशारा कर रही थी। क्या हुआ उसे? विमल ने असमंजसपूर्ण भाव से बोला। उसे नहीं, मुझे हुआ, वो बोली। उसने किया क्या? मेरा दुपट्टा छीन कर ले गया। अरे! तब विमल की समझ में आया कि क्यों उसका बायां हाथ उसके दाएं कंधे पर था। यूं वो अपने वक्ष को ढके हुई थी। चलो, नीलम उसकी बाँह खींचती बोली। अभी अभी विमल ने सब प्रयास अपनी बाँह को आज़ाद किया। उसने फिर उस लड़के की ओर देखा तो इस बार उसे उसके हाथ में लड़की के सलवार सूट से मैच करता दुपट्टा दिखाई दिया। उसकी विमल से निगाह मिली तो वो दांत निकालकर हंसने लगा। अब वो शक्ल से ही सौदा लग रहा था। एकाएक उसने एक बड़ी अश्लील हरकत की। उसने हाथ में दुपट्टे को गुच्छा मुच्छा किया और युवती को दिखाकर उसे यूं अपनी जींस के अग्रभाग से रगड़ने लगा जैसे दुपट्टे में हस्तमैथुन कर रहा हो। लड़की के चेहरे पर शर्म की लाली दौड़ गई। उसने कातर भाव से विमल की तरफ देखा। विमल के जबड़े बिछे। अनजाने में उसके दाएं हाथ की मुट्ठी कसने लगी। लड़के ने वो जलील हरकत बंद की तो दुपट्टे के दोनों सिरों को दोनों हाथों में पकड़कर अपनी जांघों के बीच आगे पीछे करने लगा। मुट्ठियां बीचे विमल उसकी तरफ बढ़ा। खबरदार! नीलम भिचे दांतों के बीच से फुफकारी। विमल टिटका, तुम्हारा कोई मतलब नहीं। लेकिन विमल आवेश से बोला। वो लड़का बहुत कमीना है, गोली मार देने के काबिल। लेकिन जो तुम देख रहे हो वो और लोग भी देख रहे हैं। अरे वो बेचारी लड़की सिर्फ तुम्हारे लिए बेचारी नहीं है, सबके लिए बेचारी है। तुम चौधरी बनने की कोशिश मत करो, लेकिन अपना वादा याद करो सरदार जी। याद करो और याद रखो, यहाँ दिल्ली में तुम एक आम शहरी हो। तुम भूल चुके हो कि तुम सोहल हो। लेकिन कोई लेकिन नहीं। आम शहरी जैसा अपना मिजाज तुम्हें बनाना होगा, वरना तुम्हारे लिए दिल्ली में और पीछे छूटी मुंबई में कोई फ़र्क बाकी नहीं बचेगा। यहाँ भी दीन के हित लड़ने वाले सूरमा जैसा मिजाज बनाकर रखने से बाज नहीं आओगे तो कभी वैसे आम गृहस्थ नहीं बन सकोगे जैसे बनने की ख्वाहिश तुमने अपने मुरीदों के सामने मुंबई में जाहिर की थी। मैं दिल्ली जाकर रहूँगा, जहाँ मेरा एक छोटा सा फ्लैट है जिसमें मैं बीवी बच्चे के साथ रहूँगा, जहाँ गैलेक्सी के अकाउंटेंट की नौकरी है जो मैं एक मेहनती मुलाजिम की तरह करूँगा। मैं अपने मेहरबानों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मेरे लिए दुआ करें कि मेरी सैलाब जैसी ज़िंदगी में ठहराव आए, मेरी कुत्ते जैसी दुर दुर बंद हो। मुझे भी आखिर पता लगे कि गृहस्थ होने का चैन और सुकून क्या होता है। मेरी बीवी विधवा की ज़िंदगी जी रही है, उसे एहसास हो कि वो विधवा नहीं सुहागन है। मेरे बच्चे के सिर पर बाप का साया हो। मैं सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल, सरदारनी नीलम कौर सोहल और सरदारजादा सूरज सिंह सोहल के साथ हरमिंदर साहिब की देहरी पर मत्था टेकने का सुख पाऊँ और वाहे गुरु जी से दुआ मांगूं कि ज़मीन दी है, थोड़ा आसमान भी दे। मेरे खुदा मेरे होने का कुछ गुमान भी दे। भाई साहब, लड़की के आतरनाद से विमल की विचार श्रृंखला को ब्रेक लगी। उसने सिर उठाकर सामने देखा। लड़के ने अपनी जलील अश्लील हरकत से किनारा कर दिया था। दुपट्टा अब फिर एक गोले की शक्ल में उसके दाएं हाथ में था और वो पूर्ववत दांत निकालता लड़की की तरफ बढ़ता था। भाई साहब, आप कुछ कीजिए, पुलिस को कॉल करो। विमल होठों में बुदबुदाया। अभी तो कुछ कीजिए, अपने मोबाइल से 100 बजाओ, लेकिन अभी तो डायल 100। डोंट वेस्ट टाइम। लड़का लड़की से 2 गज परे पहुंचकर ठिठका। उसका दुपट्टे के गोले वाला हाथ ऊपर उठा और गोला उसने खींचकर लड़की को दे मारा। गोला लड़की के चेहरे से टकराया और नीचे फुटपाथ पर जाकर गिरा। लड़के ने एक दृष्टिनिगार लड़की पर डाली, खींचे ने पोरी घूमा और करीब खड़ी एक फैंसी मोटरसाइकिल पर सवार होकर यह जा वह जा। लड़की
ने दुपट्टे को उठाने की कोशिश न की। उसने दुपट्टे की तरफ झांका तक नहीं। ज़रूर लड़के की घिनौनी हरकत के बाद उसे दुपट्टे को छूना भी गवारा नहीं था। वो घूमी और सिर झुकाए फुटपाथ पर आगे बढ़ चली। खता माफ़ करना वाहे गुरुजी, विमल होठों में आज गुरादा सीन दीन के हेत के लिए न लड़ सका, बुदबुदाया। जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, नीलम सख्ती से बोली। भूल जाओ कि तुम क्या थे और क्या कर सकते थे, कि तुम जो थे वही होते तो क्या करते। उस लड़के की ऐसी गत बनाता विमल हिंसक भाव से बोला कि वो उस घड़ी को खोजता जबकि उसकी माँ ने उसको पैदा किया था। मालूम है, इसीलिए टोका, इसीलिए रोका। दाता क्या होगा इस मुल्क का? ये मुल्क का निज़ाम चलाने वालों के सोचने की बात है। एक प्राइवेट कंपनी के एक मामूली अकाउंट्स ऑफिसर्स के सोचने की बात नहीं है। ये पब्लिक को वैसा ही निज़ाम हासिल होता है जैसा निज़ाम वो डिज़र्व करती है। बहुत सयानी बातें करती है, मेरे से दूर रहकर आलम फाजिल हो गई है। चलो अब सब तमाशा है। कोई भीड़ में उच्च स्वर में बोला। पहले भाव देती है, फिर भाव बढ़ाने के लिए अड़ी करने लगती है। अब मर्द का बच्चा भड़के नहीं तो क्या करे। साली खुद एकदम ठीक बोला। कोई दूसरा बोला, चलो उनके तमाशे का हमें भी तो मज़ा आया। हमें क्या मज़ा आया, कोई और बोला। अरे देखा नहीं कितने बड़े बड़े थे उसके दुपट्टे, बिना साफ नज़ारा हो रहा था। हाँ यार, लड़के ने जब दुपट्टा झपटा था तब साली के जम पर गए एक दो बटन भी तोड़ देता तो और यादगार नज़ारा होता। ख्वाब देखता है साला आराम। सामूहिक अट्टहास का शोर उठा। विमल का पारा फिर चढ़ने लगा। उसकी आंखों में कैर के लाल डोरे खींचने लगे। नीलम ने मजबूती से उसकी बांह थामी और उसे जबरन एक ओर चलाने लगी। अपने आक्रोश पर काबू पाने की कोशिश करता विमल उसके साथ खींचता चला गया। विमल को नीलम और सूरज के साथ दिल्ली आए 2 महीने हो गए थे। गैलेक्सी की अकाउंट्स ऑफिसर्स की नौकरी में खुद को पुनर्स्थापित करने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। गैलेक्सी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के मालिक दिवंगत शिवशंकर शुक्ला के सौजन्य से वहाँ उसकी वो नौकरी सदा बरकरार थी। उसकी बाबत पूछे जाने पर वहाँ से हमेशा जवाब मिलता था कि कश्मीरी विस्थापित अरविंद कौल वहाँ अकाउंट्स ऑफिसर थे। कंपनी के काम से हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर टूर पर गए हुए थे। शुक्ला साहब के कत्ल के बाद से कंपनी की बागडोर उनकी पत्नी शोभा शुक्ला संभाल रही थी, जिसको विमल के बारे में शुक्ला साहब की पहले से हिदायत थी। लिहाजा दिल्ली आकर गैलेक्सी में स्थापित होने में विमल को कोई दिक्कत नहीं हुई थी। मैनेजर चांदवानी ने तो बाकायदा खुशी जाहिर की थी कि उनका योग्य, गुणी और कर्मठ अकाउंट्स ऑफिसर कॉल ऑफिस वापस लौट आया था। कॉल के विशेष प्रशंसक चीफ हाप्टे ने भी उनकी वापसी पर वैसे ही उदार प्रकट किए थे। रिहायश के मामले में दिल्ली में उसे जो ऑप्शन भी थे वो गोल मार्केट स्थित कोविल हाउसिंग सोसाइटी का एक छोटा सा फ्लैट था, जिसमें वो नीलम के साथ पहले भी काफ़ी अर्सा रह चुका था। लेकिन एक दूसरी ऑप्शन अपने आप ही पेश हो गई थी जब पहाड़गंज पुलिस थाने में गिरफ्तार मायाराम बाबा ने उसके बारे में हाल दुआई मचाई भी कि वो विमल नहीं, मशहूर इश्तिहारी मुजरिम सरदार सुरेंद्र सिंह सोहेल था, जिसकी गिरफ्तारी पर शिवशंकर शुक्ला के कॉरपोरेट रसूख ने और सीबीआई के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के डिप्टी डायरेक्टर योगेश पांडे के सरकारी रुतबे ने उसे वक्ती तौर पर सोहल होने के इल्ज़ाम से बचा तो लिया था, लेकिन उनके दोनों मेहरबानों का यही पुख्ता ख्याल था कि अब उसका दिल्ली में बना रहना खतरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि मायाराम बाबा को वक्ती तौर पर चुप भले ही करा दिया गया था, लेकिन वो चुप नहीं रहने वाला था। उसकी हाल दुआई पुलिस न सुनती तो मीडिया सुन सकता था, और नतीजतन कोई खुराफाती रिपोर्टर कथित कश्मीरी विस्थापित अरविंद कौल की बकियां उधेड़ने की ठान लेता तो न जाने उसकी गैलेक्सी की बाई प्रॉक्सी मुलाजमत वाली स्टोरी स्टैंड करती और न सोपोर के विस्थापित शरणार्थी वाली स्टोरी स्टैंड करती। फिर यह भी उजागर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी कि असली खबरदार शहरी शिवनारायण पीपलोनिया नहीं वो था। यूँ एक बार पुलिस का उस पर फोकस बनता तो वो उसकी बाबत उन राज़ियों की पुलिस से भी दरियाफ्त करते जिनके रिकॉर्ड में कि वो इश्तिहारी मुजरिम था। फिर अरविंद कौल का सोहल साबित हो जाना महज वक्त की बात होती। इसलिए विमल का वक्त रहते दिल्ली से कूच कर जाना ज़रूरी था। अपने
मेहरबानों की उस संजीदा राय के तहत विमल ने वैसा ही किया था। अब एक अरसे के बाद उसने दिल्ली लौटने की ज़रूरत की थी, तो इसलिए कि अब दिल्ली में उसको लेकर वो हालात नहीं रहे थे जो कि तब थे, जबकि मायाराम बाबा की उसके सोहेल होने की हाल दुआई के तहत उसे दिल्ली से कूच करना पड़ा था। पहाड़गंज थाने का तब का SHO नसीब सिंह रिटायर हो चुका था और दिल्ली से बोरिया बिस्तर समेट कर गढ़वाल चला गया था, जहाँ का वह मूल रूप से था। वहीं का सब इंस्पेक्टर जनक राज किन्हीं लोकल गैंगस्टर्स गिरफ्तारी के दौरान उनसे हुई पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। और ऐसे ही अंजाम को विमल के वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा मायाराम बाबा पहुंच चुका था। पंजाब पुलिस उसको ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली से अमृतसर लेकर जा रही थी, जहां की वो भारत बैंक की डकैती और डबल मर्डर का अपराधी था। पुलिस वैन को GT रोड पर रास्ते में घात लगाकर कुछ अज्ञात लोगों ने रोका था और मायाराम बाबा को छुड़ा ले गए थे। बाद में उसकी शूट की गई लाश GT रोड पर एक उजाड़ फार्म के एक करीबी कुएं से बरामद हुई थी और ये राज कभी उजागर नहीं हो सका था कि पंजाब पुलिस के कब्जे से उसको छुड़ाने वाले कौन थे और किसकी वजह से वो मौत का ग्रास बना था। बहरहाल जो 3 शख्स दिल्ली में विमल के वजूद के लिए खतरा बन सकते थे, उनमें से 2 मौत का निवाला बन चुके थे और एक हमेशा के लिए दिल्ली से बहुत दूर चला गया था। लिहाजा विमल दिल्ली में सुरक्षित वापसी कर सकता था। दिल्ली से पलायन करते वक्त उसका आवास मॉडल टाउन स्थित पीपलोनिया की D9 नंबर कोठी थी। अपनी वसीयत के तहत, जिसका मालिक पीपलोनिया विमल को बनाकर मरा था, दिल्ली से पलायन करने से पहले विमल ने वो कोठी औने पौने दामों में एक बिल्डर को बेच दी थी, जिसका उसने सिर्फ बयाना हासिल किया था। बाकी तमाम फॉलो अप उसकी अथॉरिटी पर उसके दोस्त और खैर का योगेश पांडे ने करना था। बाद में बाजरिया योगेश पांडे ही विमल को खबर लगी थी कि बिल्डर इस बिना पर डील से बैकआउट कर गया था कि बेचने वाले के नाम विमल के नाम उसका क्लियर टाइटल नहीं था। वो कोठी बेच पाने से पहले विमल के लिए ज़रूरी था कि वो लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रिकॉर्ड में कोठी की मिल्कियत अपने नाम ट्रांसफ़र कराता, जिसके लिए विमल के पास वक्त नहीं था, क्योंकि उसका दिल्ली में ज़रा भी फालतू रुकना खतरे से खाली नहीं था। लिहाजा मॉडल टाउन की वो कोठी उसकी दिल्ली वापसी के वक्त भी विमल की मिल्कियत थी। अब उसके पास चॉइस थी कि वो अपनी गृहस्थी कोविल हाउसिंग सोसाइटी गोल मार्केट वाले फ्लैट में स्थापित करता या D9 मॉडल टाउन को फिर आबाद करता। विमल ने मॉडल टाउन वाली कोठी को तरजीह दी थी, हालांकि योगेश पांडे उसके उस फैसले से सहमत नहीं था। बतौर दिल्ली प्रवास मॉडल टाउन को चुनने के पीछे एक और भी वजह थी जो विमल योगेश पांडे को नहीं बता सकता था। वो वजह अजीत लूथरा थी। कभी अजीत लूथरा दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर होता था, जो विमल के पीछे दिल्ली प्रवास के दौरान अपनी सरकारी हैसियत के बूते पर पंजे झाड़ के उसके पीछे पड़ा था। वो बतौर सोहल उसे पहचान गया था और उसे गिरफ्तार करके वाहवाही लूटने की जगह उसने उसे बाकायदा ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। पूरी बेशर्मी से उसने अपनी खामोशी की विमल से एक बड़ी कीमत मांगी थी। बाद में जब उसकी चाल उसे उल्टी पड़ गई थी तो उसने खुद कबूल किया था कि उसने विमल को सोहल को बहुत कम करके आंका था, जिसका नतीजा ये निकला था कि हाथ से नौकरी भी गई थी और वो गिरफ्तार भी हो गया था। सोहल के पलटवार के नतीजे के तौर पर उसके घर पर पड़ी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की रेड में 2 किलो चरस बरामद हुई, एक मोटी कैश रकम बरामद हुई और लेखराज मूंदड़ा नाम के एक नॉन नारकोटिक्स स्मगलर ने उसके खिलाफ बयान दिया कि अजीत लूथरा नारकोटिक्स स्मगलिंग में उसका जोड़ीदार था। नतीजन तत्काल उसे नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी मुश्किल से उसकी जमानत हुई, लेकिन फिर नौकरी से सस्पेंशन बर्खास्ती में तब्दील हो गई। तब लूथरा ने सोहल के 1000 हाथों में से 2 हाथ बनकर दिखाया और उसके खूब काम आया। वो जमानत पर भी तब छूटा हुआ था, लेकिन मुकदमा उस पर बरकरार था। फिर उसकी रूठी किस्मत ने उसका साथ दिया कि लेखराज मूंदड़ा को जेल में दुश्मन गैंग के कैदियों ने मार डाला। यूँ लूथरा के केस में उसके खिलाफ जो सबसे बड़ा गवाह था वो ना रहा। फिर जो 2 किलो चरस उसके फ्लैट से बरामद हुई थी उसकी बाबत फिर कर्टसी सोहल फोरेंसिक्स रिपोर्ट आई कि वो सूखी घास थी।
तब लूथरा शेर हो गया। उसने पुरजोर दावा किया कि जो कैश रकम उसके फ्लैट से बरामद हुई थी वो उसे फंसाने के लिए वहाँ प्लांट की गई थी। उन बातों का सामूहिक नतीजा ये निकला कि उसके खिलाफ जो केस था वो अदालत में टिक नहीं पाया और वो बरी हो गया। उस फैसले की रूह में न सिर्फ उसकी अपनी नौकरी पर बहाली हो गई, वो तरक्की पाकर इसलिए इंस्पेक्टर बन गया क्योंकि उसके लॉन्ग सस्पेंशन पीरियड के दौरान उसके बैच के सारे सब इंस्पेक्टर बन गए थे। विमल की मॉडल टाउन प्रवास को तरजीह देने की ये भी वजह थी कि दिल्ली आते ही जब उसने लूथरा से संपर्क किया था तो उसे मालूम पड़ा था कि महकमे में उसकी मौजूदा पोस्टिंग मॉडल टाउन थाने में बतौर एडिशनल स्टेशन हाउस ऑफिसर थी। विमल ने उस इलाके में बसना इसलिए पसंद किया जिसके थाने का एसएचओ न सिर्फ उसका वाकिफ था, उसका अनन्य भक्त था, उसका राजदार था, लिहाजा 100 काम आ सकता था। आगे की कहानी अगले भाग में।